हेलो टू एवरीवन। दोस्तों, आज हम साइकोलॉजी एंड पेडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊँगा उसके आंसर आप खुद को देने हैं, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताएं आंसर। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्हीं क्वेश्चंस से संबंधित वीडियो लेकर आऊँगा, साथ ही उनके आंसर भी आपको बताऊँगा व्याख्या सहित, ठीक है। तो आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे मैं केवल आपको क्वेश्चन बताऊँगा और उनके ऑप्शन आपको बताऊँगा, आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था को गैंग गैस कहा जाता है? बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? मित्र मंडली, स्वास्थ्य, संवेग या बुद्धि? तो दोस्तों बताएं, यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताएं आप कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? यानी कि शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। ऑप्शन ए कहता है कि मानसिक विकास से भिन्नता का नियम। ऑप्शन बी कहता है अनियमित विकास का नियम। सी है दूरगामी विकास का नियम। ऑप्शन डी है कल्पना और स्वयंगात्मक विकास से संबंध का नियम, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। फोर्थ क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है? ऑप्शन ए से शैक्षिक गतिविधियों का प्रावधान। ऑप्शन बी पाठ्यक्रम को दोहराना। ऑप्शन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना या ऑप्शन डी रुचियों में भिन्नता का ध्यान रखना। तो दोस्तों यहाँ पे बताना है कि विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। तो आंसर जरूर करिएगा दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है, वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से किस एक के अनुसार होता है? दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से किस एक के अनुसार होता है? वंशानुक्रम व्यक्ति को प्रभावित करता है, वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है या ऑप्शन सी कहता है कि वंशानुक्रम प्लस वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है या ऑप्शन डी कहता है कि वंशानुक्रम इंटू वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो ज़रूर आंसर बताइएगा। छठा क्वेश्चन है, समाजीकरण है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए बीच के संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया या समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, ठीक है। तो समाजीकरण क्या होता है यह आपको आंसर करके बताना है। सातवां क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? यानी कि जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है दोस्तों, वो इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? व्यवहारिकता का सिद्धांत, ज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा इसका। आठवां क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें। ऑप्शन बी समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सके। ऑप्शन सी बिना किसी भेद के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें। ऑप्शन डी ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर जरूर करें।
9वां क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? स्पीयरमैन, थ्रस्टन, गिलफोर्ड या गेने? तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है दोस्तों, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण बहिर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा लक्षण जो है वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? मिलनसार, नेतृत्व शक्ति, आक्रामक स्वभाव, दिवा स्वप्न देखने वाला? तो यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, उनमें से बताना है कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व का इनमें से कौन सा लक्षण नहीं है? मिलनसार, नेतृत्व शक्ति, आक्रामक स्वभाव या दिवा स्वप्न देखने वाला? ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? यानी कि अपसारी चिंतन जो पद है उसका प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो ऑप्शन ए है यहाँ पे बुद्धि, बी ऑप्शन है सृजनात्मकता, सी कहता है कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताएं यहाँ पे गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का जो प्रयोग है किसके समान अर्थ में किया है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, अगली वीडियो में व्याख्या सहित इनके सभी के आंसर आपके सामने लेकर आऊँगा, तो ध्यान रखें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें दोस्तों। 12वां क्वेश्चन है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, ये दर्शाता है वैश्विक प्रवृत्तियाँ, प्रयोजनात्मक उपागम, प्रगतिशील चिंतन या लैंगिक पूर्वाग्रह? यानी कि दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक राज्य स्तरीय मतलब राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय जो है वो लड़कियों को वरीयता देता है, तो ये क्या दर्शाता है? वैश्विक प्रवृत्ति दर्शाता है, या प्रयोजनात्मक उपागम, प्रगतिशील चिंतन या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है? तो जरूर आंसर करें इसका। 13वां क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के मध्य अधिगम को प्रोत्साहित करना संभव है जब विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को पाठ्यचर्या संबंधी अनुभवों के साथ सम्मिलित करके गरीब पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं से अपेक्षाओं को परिमार्जित करके, या ऑप्शन सी कहता है उद्देश्य प्राप्ति के लिए सभी विद्यार्थियों से कठिन परिश्रम करवाकर, या ऑप्शन डी कहता है कि अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कार योजना द्वारा? तो यहाँ पे दोस्तों कमेंट करके बताएं। 14वां क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग में आने वाली विधियाँ कौन सी है? तो ऑप्शन ए है परिमाणात्मक एवं निरीक्षण विधि, ऑप्शन बी परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि, ऑप्शन सी गुणात्मक एवं साक्षात्कार विधि, या ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग में आने वाली विधियाँ कौन सी है? ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, निबंधात्मक प्रश्नों के लिए निम्न में से कौन सबसे अच्छा विकल्प है? यानी कि जो निबंधात्मक प्रश्न है उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? न्यूटन की गति के नियम की चर्चा करें, न्यूटन की गति के तीनों नियमों की व्याख्या करें, या न्यूटन की गति का नियम क्या है, या फिर न्यूटन के गति के नियम पर एक लेख लिखें? तो यहाँ पे दोस्तों बताना है कि निबंधात्मक प्रश्नों के लिए जो सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है, तो इन 4 ऑप्शन में से आपको कमेंट करके बताना है। 16वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान NIVH कहाँ पे स्थित है? शिमला में, कोलकाता में, देहरादून में, दिल्ली में? तो दोस्तों बताएं इसका आंसर। 17वां क्वेश्चन है, अधिगम नियोग्यता वाले बालकों में प्रक्रमण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? यानी कि दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अधिगम नियोग्यताओं वाले बालकों में प्रक्रमण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में, समय एवं दिशा की कम समझ, या प्राय अत्यधिक सक्रिय व्यवहार, या ऑप्शन सी कहता है कि मांसपेशियों पर कम नियंत्रण, या ऑप्शन डी कहता है कि कम मानसिक सक्रियता? तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि अधिगम नियोगिताओं वाले जो बालक होते हैं उनमें प्रक्रमण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? तो दोस्तों इन ऑप्शन में से आप बता सकते हैं कमेंट करके कि संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में, समय एवं दिशा की कम समझ, या प्राय अत्यधिक सक्रिय व्यवहार,
या ऑप्शन सी कहता है कि मांसपेशियों पर कम नियंत्रण, या ऑप्शन डी कम मानसिक सक्रियता। 18वां क्वेश्चन कहता है कि प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया? टर्मन एम ऑर्डन द्वारा, कैरल एम मार्टिन्स द्वारा, या R.W. टेलर द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे परिभाषा दे रखी है कि प्रतिभाशाली बालक वे हैं जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, वहाँ पे कमेंट करके बताएं आप कमेंट बॉक्स में। 19वां क्वेश्चन है नैदानिक परीक्षा यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोर क्षेत्र में चिन्हित करना, या उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेष प्रकृति की आवश्यकता। ऑप्शन सी कहता है अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, या छात्र की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना। तो दोस्तों यहाँ पे नैदानिक परीक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है उसको बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप ज़रूर बताएं। 20वां क्वेश्चन है छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? बालकों को पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर, या सजा देकर। तो दोस्तों यहाँ पे छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है, तो आप कमेंट करके बताएं। 21वां क्वेश्चन है राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार के निराशाजनक अनुभवों में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वे चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक स्वयंगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के जो मुताबिक स्वयंगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक को पूछा है। तो असफलता को लेकर चिंता, असफलता और बघनासा, या लंबे भाग के सवाल, या लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंता। तो आप कमेंट करके बताएं दोस्तों। 22वां क्वेश्चन है मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं? तो मूल्यांकन प्रक्रिया के जो 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो कौन से हैं? तो ऑप्शन ए उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण, छात्र, अध्यापक व उद्देश्य, या छात्र समाज व अधिगम के अनुभव, या छात्र परीक्षा व परिणाम। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, बताएं जरूर। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं? 23वां क्वेश्चन है समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाला सिद्धांत का नाम है। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाला जो सिद्धांत कौन सा है दोस्तों? संक्रियात्मक अधिगम, या फिर सूच का सिद्धांत। ऑप्शन सी कहता है प्रत्यक्ष भूल का सिद्धांत, या ऑप्शन डी कहता है अनुबंधन। 24वां क्वेश्चन है आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं उच्च स्वर में बोलकर, श्यामपट्ट पर लिखकर, चित्र बनाकर, या उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। तो दोस्तों उच्च स्वर में बोलकर, श्यामपट्ट पर लिखकर, चित्र बनाकर, उद्दीपन परिवर्तन द्वारा किस प्रकार से आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं? तो आंसर जरूर करें। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। 25वां क्वेश्चन है बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका कौन सा है? पुरस्कार द्वारा उन्हें अभिप्रेरित करना, अध्ययन हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना, वयस्कों द्वारा स्वयंगात्मक सहयोग, या ट्यूशन और उपचारात्मक शिक्षण। यानी कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका कौन सा है? तो कमेंट करके बताएं दोस्तों। 26वां क्वेश्चन है विद्यालयी बच्चों में निम्न अभिप्रेरणा इसके कारण होती है। यानी कि जो विद्यालयी बच्चे होते हैं उनमें किसके कारण अभिप्रेरणा होती है? ठीक है, अध्यापकों की निम्न संप्रेषण क्षमता, पाठ्यचर्या का कठिनाई स्तर, विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता और प्रयासों की कमी। यानी कि पूछ क्या रहा है? यानी कि विद्यालयी बच्चों में निम्न अभिप्रेरण इसके कारण होती है। यानी कि जो निम्न अभिप्रेरण है वो किसके कारण होती है? तो विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता और प्रयासों की कमी, अभिभावकों द्वारा अध्ययन हेतु प्रोत्साहित न किया जाना। तो यहाँ पे आपको कमेंट करके बताना है। 27वां क्वेश्चन है एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए
इसका अर्थ क्या है? उसके पास पर्याप्त धन संपत्ति होना चाहिए, उसके उच्च अधिकारियों से संपर्क होने चाहिए, या उसे अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, या ऑप्शन डी है विद्यार्थियों के बीच उसकी अच्छी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। 28वां क्वेश्चन है, एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को जानना अति आवश्यक है। अधिगम की कठिनाई को, उसके व्यक्तित्व को, उसके घर के वातावरण को, या उपरोक्त सभी को। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवर्ती की विशेषता नहीं है? ये प्रेरणात्मक होती है, ये हमारे व्यवहार का आधार होती है, ये अस्थायी होती है, या ये सीखी जाती है? तो कमेंट करके बताएं दोस्तों कि अभिवर्ती की जो विशेषता नहीं है उसे आप बताएं। 30वां क्वेश्चन है, स्मृति की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? यानी कि जो स्मृति है, मेमोरी जो है, उसकी प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? कूटांकन, भंडारण, ध्यान देना, या प्रत्यास्मरण? तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है दोस्तों, इनको क्रम से सजाना है कि सही क्रम कौन सा है। तो दोस्तों ये थे साइकोलॉजी एंड पेडागोजी से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। इनके जो आंसर है दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इनके व्याख्या सहित आंसर आपके सामने मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।